आपको जो है सबसे पहले पढ़ना है स्थिर विद्युत की, ठीक है, ये आपको पढ़ना है स्थिर विद्युत की। ये पूरी आपकी यूनिट होगी, और जब यूनिट होता है तो उसमें कई सारे चैप्टर होते हैं, और इस चैप्टर में सबसे पहला जो चैप्टर है, बुक्स में वो चैप्टर अलग से नहीं दिया गया क्योंकि वो कंपाइल करके दिया गया है, वो आवेश है पहला चैप्टर। तो यूनिट का नाम है स्थिर विद्युत की, और हम उसमें बात करेंगे किसकी? आवेश की। तो जब हम आवेश की बात करते हैं तो पहला जो सवाल है, पहला सवाल यहाँ पर ये बनता है, और ये सवाल भी आपका 10th से रिलेटेड है। अगर आप 10th की बात करें तो एक्चुअली 9th से रिलेटेड है। 9th क्लास में ये क्वेश्चन था, क्षेत्रीय बल क्या होते हैं, ये है सवाल। भाई चैप्टर आपका आवेश शुरू हो चुका है, और इस चैप्टर में पहला सवाल आया क्षेत्रीय बल किसको कहते हैं। क्षेत्रीय बल का मतलब यहाँ पर इंग्लिश में होता है फील्ड फोर्स। क्षेत्रीय बल को हम लोग इंग्लिश में फील्ड फोर्स कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, और इस बल के बारे में सबसे पहले हमको न्यूटन ने बताया था। तो क्षेत्रीय बल क्या होते हैं जरा समझो। अगर आपके पास में एक चुंबक हो, ये उसका नॉर्थ यानी उत्तरी वाला ध्रुव, ये उसका साउथ दक्षिण वाला ध्रुव, एक आपके पास में ये लोहे की कील है, लोहे की कील, और आपने इन दोनों को कुछ दूरी पर रख दिया। मान लेते हैं कि दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो क्या आपका चुंबक उस कील पर फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा? लगाएगा ना। पक्का है ना कि ये जो चुंबक है वो कील पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। और एक चीज और भी आपको समझनी चाहिए, कील भी चुंबक पर बल लगाएगी। जो चुंबक है वो कील पर बल लगाएगा, और कील भी इस चुंबक पर क्या लगाएगी, बल लगाएगी। ये मत सोचना कि केवल चुंबक ही कील पर बल लगाएगा। तो यहां पर आप देखो कि दो लोग आपस में क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, लेकिन क्या इन्होंने एक दूसरे को छुआ है, टच किया है? आंसर है नहीं। तो जब दो लोग एक दूसरे पर बल लगाते हैं लेकिन वो एक दूसरे को संपर्क नहीं करते, टच नहीं करते, तो ऐसे बल को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय बल। यानी क्षेत्रीय बल की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो क्या हो गई? तो डेफिनेशन हो गई कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे पर परस्पर बल आरोपित करती हैं बिना संपर्क के, तो ऐसे बल, जब हम बोलेंगे तब आप लिखना भी, तो हम लोग केवल डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे बल क्षेत्रीय बल कहलाते हैं। क्षेत्रीय बल कहलाते हैं। जब भी दो वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाती हैं और हमें ये पता चल जाता है कि दोनों ने एक दूसरे को टच नहीं किया है, तो हम ऐसे बलों को क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय बल। अच्छा, इन बलों के बारे में आप पहली बार बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि 9th वाली क्लास में आपने एक रूल पढ़ा हुआ था, याद आ जाएगा अभी। 9th वाली क्लास में आप कहते थे ये एक मास है m1, द्रव्यमान जिसको कहते हो, ये एक दूसरा द्रव्यमान है m2, r दूरी पर है ये। तो ये दोनों आपस में क्या करते थे? फोर्स लगाते थे, बल लगाते थे, और उस बल को हम निकालते थे इस फार्मूले से। और इस फार्मूले को किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। इस सूत्र को न्यूटन ने दिया था। तो ये जो बल लगता है दोनों मासेस के बीच में, दोनों द्रव्यमानों के बीच में, तो आप देखना कितना कमाल का केस है। दोनों ने एक दूसरे को टच नहीं किया है, और बावजूद इसके द्रव्यमान m1 द्रव्यमान m2 पर बल लगा रहा है, और द्रव्यमान m2 द्रव्यमान m1 पर बल लगा रहा है,
और ये जो बल होता है ये आकर्षण का होता है। और यूनिवर्सल यानी कि पूरे ब्रह्मांड के लिए ये नियम सही है। यानी इस समय हम मास हैं, सामने वाली जो सीट है वो भी मास है, और हम लोग एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। लेकिन अगर बल लगा रहे हैं तो आप एक सवाल कह सकते हो, कर सकते हो कि अगर M1 M2 के बीच में आकर्षण बल लग रहा है तो M1 M2 के बीच की दूरी बदलनी चाहिए, बदलती क्यों नहीं है? उसके पीछे जो रीज़न है वो ये कि कैपिटल G की जो वैल्यू थी वो 6.67 10⁻⁻11 थी, और साथ में M1 M2 बाई R स्क्वायर। तो ये 10⁻⁻11 का मतलब क्या आ गया कि नीचे आएगा 10⁻11, और 10⁻11 कितना होता है, 1 लाख होता है क्या? बहुत बड़ी नंबर है। और जब नीचे ये बहुत बड़ी नंबर से डिवीज़न होगा तो इस बल की वैल्यू क्या आएगी, बहुत कम आएगी। तो हमारे और इस सीट के बीच में बल तो है, लेकिन ये बल इतना कम है, इतना कम है कि वो अपनी जगह से चल करके मेरे पास नहीं आ रही और हम अपनी जगह से चल के उसके पास नहीं जा रहे। एक तो पहली समस्या ये है कि बल बहुत कम है, और दूसरा जो है हमारे पास में क्या जड़त्व है। हमने अपने पैरों से जड़त्व बनाए रखा है कि हम हिलने वाले नहीं हैं, और सामने वाली जो सीट है उसने भी क्या बना रखा है, जड़त्व। तो दूसरा जड़त्व भी हमको जाने से रोक रहा है। तो फाइनली जब आप इस चैप्टर पर आते हैं जिसका नाम आवेश है, तो सबसे पहला सवाल आपके लिए होता है क्षेत्रीय बल। और क्षेत्रीय बल क्या होते हैं? जब दो वस्तुएं बिना संपर्क के एक दूसरे पर बल लगाती हैं तो ऐसे बल को क्षेत्रीय बल कहते हैं। और सबसे पहला जो क्षेत्रीय बल है उसकी जो खोज हुई थी वो न्यूटन ने की थी, और इस वाले क्षेत्रीय बल को हम लोगों ने कहा था कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है ना? तो चलिए चैप्टर आप शुरू करिए। आवेश। क्षेत्रीय बल की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है वो लिखिए। जब दो वस्तुएं बिना संपर्क के एक दूसरे पर, जब दो वस्तुएं बिना संपर्क के एक दूसरे पर बल आरोपित करती हैं, बल आरोपित करती हैं, तो ऐसे बलों को क्षेत्रीय बल कहते हैं। तो ऐसे बलों को क्षेत्रीय बल कहते हैं। पूरी परिभाषा में जहां तुमने लिखा हुआ है बिना संपर्क के, वहां अंडरलाइन कर लो। जहां तुमने लिखा हुआ है बिना संपर्क के उसको अंडरलाइन कर लो, और जहां तुमने लिखा है एक दूसरे पर उसको अंडरलाइन कर लो। तो अगली लाइन पर आओ भाई, और हेडिंग डालो क्षेत्रीय बल के प्रकार। क्षेत्रीय बल के प्रकार। तो पहला है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल। और तीसरा है विद्युत बल। गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल और तीसरा है विद्युत बल। अब रजत देखना भाई, गुरुत्वाकर्षण बल का जो फार्मूला है वो ये है, ठीक है? तो साफ साफ पता है कि मास अगर होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, और मास नहीं तो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं। और आप सोच के देखो कि मास कहाँ नहीं है, तो मास तो हर जगह है। कहीं पर भी देखो, चांद सितारों में मास है, पृथ्वी और उसके उपग्रह में मास है, ग्रहों में मास है। तो आप पूरे ब्रह्मांड में चले जाइए तो मास तो हर जगह पर मिलता है। तो जहां मास होगा, इस फार्मूले पर ध्यान दो कि अगर मास होगा तो बल तो आएगा ही, मास नहीं तो ये बल नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसी जगह जहां मास ना हो?
तो जवाब है कि यार मास के बिना तो कोई चीज है ही नहीं, और इसीलिए इस गुरुत्वाकर्षण बल को नाम क्या दिया गया है? सार्वत्रिक, यानी सब जगह सार्वत्रिक बल। और साथ ही साथ आप ये भी देखें, जो यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको कौन पैदा कर रहा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के कारण, यानी मास के कारण, द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है। तो न्यूटन ने सब लोगों को जब ये बात बताई तो धीरे धीरे फिर न्यूटन की ये बात यूनिवर्सल बन गई और पूरे ब्रह्मांड के लिए लागू होती है। और फिर इसी बल का उपयोग करके कैपलर ने कमाल का काम किया था। कैपलर ने नियम दिए थे, 11वीं क्लास में हमने कैपलर के नियम पढ़े हैं। तो उसके पीछे कौन सा कंसेप्ट शामिल था? यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण वाला बल, ठीक है ना। तो अब जब न्यूटन ने इस बल के बारे में जानकारी दी तो लोगों ने जाना कि भाई ठीक है, द्रव्यमान हर जगह पर होता है और इसके कारण जो बल है वो उत्पन्न होता है, ठीक है। तो जब ये गुरुत्वाकर्षण बल ये आया तब तक चुंबकीय बल और विद्युत बल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। केवल दुनिया किसको जानते थे? गुरुत्वाकर्षण बल को जानते थे कि जहां पे द्रव्यमान होगा वहां पर ये बल होगा। तो गिलबर्ट ने एक प्रयोग किया और जरा देखते हैं वो प्रयोग क्या था। तो गिलबर्ट ने कहा कि भाई जहां द्रव्यमान होगा वहां पे ये वाला बल काम करेगा। तो गिलबर्ट ने प्रयोग किया और उस प्रयोग को किया फंडामेंटल यानी मूल कणों के लिए। तो गिलबर्ट ने इलेक्ट्रॉनों को लिया, ये मूल कण होते हैं। गिलबर्ट ने प्रोटॉनों को लिया, ये भी मूल कण होते हैं। और गिलबर्ट ने न्यूट्रॉनों को लिया, न्यूट्रॉन भी आपके मूल कण हैं। वैसे तो बहुत सारे मूल कण हैं लेकिन ये 3 आपके मेन मूल कण हैं। तो इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के साथ गिलबर्ट ने निम्न प्रयोग किया, निम्न प्रयोग किया। अब कौन सा प्रयोग किया, चलिए देखते हैं। सबसे पहले गिलबर्ट ने इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन, और इनको कुछ दूरी पर रख दिया। वो दूरी 1 थी, 1 यूनिट। प्रयोग में वो 1 सेंटीमीटर थी, ठीक है ना। मास की जानकारी थी 9.1 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 31 किलोग्राम और 9.1 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 31 किलोग्राम। तो मास की तो जानकारी थी। अब जहां मास होगा वहां पर ये गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो फार्मूला लगाया गिलबर्ट ने, G(m1m2/r²) और G माने सब जानते हैं 6.67 10 की पावर नेगेटिव 11 और m1 की वैल्यू भी पता ही है 9.1 10 की पावर नेगेटिव 31 और r की वैल्यू ये 1 है। इस पूरे रिजल्ट को सॉल्व किया गया, 2 बार है तो स्क्वायर कर दिया जाए। जब इस पूरे के पूरे रिजल्ट को सॉल्व किया गया तो देखो कितना आएगा, ध्यान देना। यहां पर आया 6.67 10 की पावर -11, 9.1 10 की पावर 31, 9.1 10 की पावर 31। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा -62 यानी कि 60 और ये आएगा -10। तो ये करीब करीब जो है नियर अबाउट 10 की पावर -66 के आसपास आएगा, करीब 70 के आसपास आ रहा है। तो हम अप्रॉक्सीमेशन में लेके चल रहे हैं, इतना ये वैल्यू निकल के आएगा 66 न्यूटन। तो गिलबर्ट ने जब इस फार्मूले का इस्तेमाल किया तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनों में गुरुत्वाकर्षण बल इतना है और ये जो बल है वो कैसा है, आकर्षण वाला है। क्योंकि न्यूटन ने बता रखा था कि मास के कारण जो क्षेत्रीय बल होता है वो आकर्षित होता है, आकर्षण वाला होता है। लेकिन जिस समय गिलबर्ट ने प्रयोग किया उस समय एक मशीन बन गई थी
और उस मशीन का नाम था टॉरिसन, इसको मैं इंग्लिश में ही बताऊंगा, बैलेंस डिवाइस। टॉरिसन बैलेंस डिवाइस, डिवाइस मतलब यंत्र, वैसे तो डिवाइस की हिंदी होती है युक्ति। तो टॉरिसन, टॉरिसन मतलब ऐंठना, क्योंकि इस मशीन में एक स्प्रिंग होती है जो कि ऐंठती है। ये मशीन जो है वो कूलाम ने बनाई थी। तो टॉरिसन बैलेंस डिवाइस एक ऐसी मशीन थी जिसके अंदर आप दो चीजें रख दीजिए, जैसे आपने टेनिस बॉल रख दी और एक टेनिस बॉल ये रख दी और इनके बीच में कुछ दूरी रख दी, तो कितना बल लग रहा है दोनों के बीच में, तो फार्मूला लगाए बिना ही आपको बल मिल जाएगा। तो इसी तरीके से इन इलेक्ट्रॉनों को उस मशीन के अंदर रखा गया। तो जब मशीन के अंदर इन इलेक्ट्रॉनों को रखा गया तो क्या हुआ, मशीन में जो रीडिंग आ रही थी, मशीन में जो वैल्यू आ रही थी, जब उस वैल्यू की वैल्यू ये थी -24 न्यूटन, और ये जो बल आ रहा था ये प्रतिकर्षण बल आ रहा था। अब गिलबर्ट बहुत परेशान है। परेशान किस लिए है? क्योंकि फार्मूले में रखने से वैल्यू ये आ रही है और ये जो वैल्यू है ये कैसे बल की है, आकर्षण की है, लेकिन मशीन के अंदर ले जाएंगे तो वैल्यू ये आ रही है और ये बल कैसा है, प्रतिकर्षण है। तो पहली बार गिलबर्ट ने ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है इलेक्ट्रॉनों के पास द्रव्यमान के अलावा भी कुछ और चीज है और वो बड़ी ताकतवर चीज है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो माइनस का जो 24 न्यूटन है ना, वो माइनस के 66 न्यूटन से बड़ा नहीं है, बल्कि क्या है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो फिर से बात को समझना, अगर इलेक्ट्रॉनों में केवल द्रव्यमान ही है और कुछ नहीं है, तो फार्मूला लगा करके जो वैल्यू आ रही है और मशीन से जो वैल्यू आ रही है वो क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। लेकिन मशीन से जो वैल्यू आ रही है वो बहुत बड़ी आ रही है और वो प्रतिकर्षण वाली आ रही है। इससे ये साबित हो गया कि मशीन जिस बल को रीड कर रही है, मशीन जिस बल को बता रही है, वो 100% मास के कारण, द्रव्यमान के कारण तो नहीं हो सकता। तो पहली बार गिलबर्ट ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉनों में मास के अलावा कुछ और बड़ी ताकतवर चीज है और उसी ताकतवर चीज की वजह से यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को बहुत तगड़ा फोर्स दे रहे हैं, बहुत स्ट्रांग बल लगा रहे हैं और वो बल कैसा है, प्रतिकर्षण का है। सेम चीज उन्होंने प्रोटॉनों के साथ रिपीट किया। सेम चीज, यहां पर आया प्रोटॉन और यहां पर आया प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास के बारे में भी जानकारी है आप सबको, 1.67 10⁻27, और इस वाले प्रोटॉन की भी 1.67 10⁻27। इस वाले फार्मूले को लगा दिया जाए और जब वैल्यू निकाली गई तो वैल्यू निकल के आई -64 न्यूटन, और ये आकर्षण होना चाहिए, न्यूटन ने कह रखा है। जब इन्हीं दोनों प्रोटॉनों को मशीन के अंदर डाला गया तो बल की वैल्यू कितनी थी, इतनी थी, और वो प्रतिकर्षण था। तो फिर से गिलबर्ट के दिमाग में ये बात आई कि यार पता नहीं क्या बात है कि मशीन जो बल दिखा रही है वो बहुत तगड़ा है और मास की वजह से जो बल है वो बहुत छोटा सा है। इसका मतलब ये पता हो रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि मशीन जो है जिस बल को रीड कर रही है वो प्रोटॉनों में किसी ऐसी चीज की वजह से है जो बड़ी ताकतवर चीज है। ठीक है, तो दो चीजें वहां दिखने लगी थी और इन दोनों चीजों से इलेक्ट्रॉनों के अंदर मास के अलावा कुछ और चीज है जो बड़ी ताकतवर है, और प्रोटॉनों के अंदर भी द्रव्यमान के अलावा बहुत बड़ी चीज है जो कि प्रोटॉनों के अंदर भी है। फिर ये एक्सपेरिमेंट न्यूट्रॉनों के साथ किया गया, न्यूट्रॉनों के साथ किया गया। तो यार न्यूट्रॉन का मास भी करीब करीब इतना ही तो होता है, तो मास की वजह से जो बल है वो इतना आना चाहिए, आया, फार्मूला लगाएं तो आ रहा है ये। दोनों न्यूट्रॉनों को मशीन के अंदर डाल दिया गया, अब वहां पे देखा गया तो कमाल हो गया, अब जो बल है वो यही है, और ये बल कैसा है, आकर्षण का है। सब कुछ शीशे की तरह से साफ था। यानी कि अब तो 100% गिलबर्ट को ये एहसास हो गया
कि न्यूट्रॉनों में मास है, मास के अलावा कुछ और नहीं है। तो गिलबर्ट अपने प्रयोग से जिस नतीजे पर पहुंचे वो क्या था? इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के साथ गिलबर्ट ने निम्न प्रयोग किया। इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के साथ गिलबर्ट ने निम्न प्रयोग किया। और जब निम्न प्रयोग किया तो फिर निष्कर्ष क्या निकला यार, जरा देखते हैं। क्योंकि अब यहां पे हम उस प्रयोग के बारे में बातें तो कर सकते हैं, लिखने का तो कोई मतलब नहीं है। तो प्रयोग किया और निष्कर्ष ये निकला कि उन्होंने ये कहा, गिलबर्ट ने, कि इलेक्ट्रॉनों व प्रोटॉनों में द्रव्यमान के अतिरिक्त कि द्रव्यमान तो है ही, उसके अलावा इनके पास कुछ और भी है जो बड़ा ही ताकतवर है। तो इलेक्ट्रॉनों व प्रोटॉनों में द्रव्यमान के अतिरिक्त ऐसा गुण है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डैश लगा के फिर इलेक्ट्रॉन, कॉमा प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। मैं दोबारा बोलता हूं, जरा सुन लेना। जिसके ऐसा गुण है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परस्पर लिख लिया, परस्पर बहुत अधिक मात्रा में बल लगाते हैं। निष्कर्ष का दूसरा पॉइंट लिखो भाई। न्यूट्रॉनों में द्रव्यमान के अतिरिक्त ऐसा कोई विशेष गुण नहीं है। न्यूट्रॉनों में द्रव्यमान के अतिरिक्त ऐसा कोई विशेष गुण नहीं है। ऐसा कोई विशेष गुण नहीं है। लिख लिया भाई। गिलबर्ट ये कंफर्म कर चुका था कि इलेक्ट्रॉनों में द्रव्यमान के अलावा कुछ और भी है, प्रोटॉनों में द्रव्यमान के अलावा भी कुछ और है, वो कुछ और बहुत ताकतवर है। इसी वजह से बहुत अधिक मात्रा का बल एक दूसरे पर लगा रहे हैं। न्यूट्रॉनों में ऐसा कोई विशेष गुण नहीं है। तो जब गिलबर्ट से पूछा गया कि यार उस गुण का कुछ नाम तो बताओ, तो उन्होंने उस गुण का नाम क्या रखा? चार्ज, यानी आवेश। क्योंकि चार्ज का मतलब क्या होता है? ताकतवर। तो पहली बार गिलबर्ट ने इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के विशेष गुण को नाम दिया आवेश। अब जब आवेश नाम दिया तो जो गिलबर्ट के विरोधी थे उन्होंने कहा कि देखिए भाई, अगर किसी में कोई गुण होता है तो उसको निकाला भी जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने कहा कि खाना बहुत गर्म है, तो कितना गर्म है वो निकाल सकते हो ना, कितना गर्म है ये निकाल सकते हो ना, कि इतने डिग्री सेल्सियस पर गर्म है। अगर आपने बोला कि देखो कि माउंटेन, जो हिमालय माउंटेन है, कितना ऊंचा है, तो आप उसकी ऊंचाई निकाल सकते हो। तो अगर कोई प्रॉपर्टी किसी में है तो उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। जैसे कि आपने ये कह रखा है इलेक्ट्रॉनों में आवेश है, बड़ा ताकतवर होता है ये, और प्रोटॉनों में भी आवेश है, ये भी बहुत ताकतवर होता है। तो गिलबर्ट के जो विरोधी थे उन्होंने पूछा बताओ कितना होता है, तो इस सवाल का जवाब गिलबर्ट नहीं दे पाए। लेकिन मिल्टन ने जो है अपना एक्सपेरिमेंट किया था,
और मिल्कन के एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और इसको आप इंग्लिश में ही रखिएगा क्योंकि इसकी हिंदी बनाओगे तो हिंदी ज़्यादा टिपिकल हो जाएगी। तो मिल्कन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है वो निकाल दिया। सबके मुंह बंद हो गए क्योंकि अब तो ये बात साबित हो चुकी थी कि आवेश है और कितना है ये भी निकाला जा चुका था। तो एक नोट पर आइए, हेडिंग डालिए नोट। नोट का पहला पॉइंट, गिलबर्ट प्रयोग से इलेक्ट्रॉन कॉमा प्रोटॉन में पाए जाने वाले विशेष गुण को अंडरलाइन कर देना, को आवेश कहा गया। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट बोर्ड पे देख के लिखो, मिल्कन, हिंदी में नहीं लिखना इंग्लिश में लिखना, मिल्कन कॉमा लगा दीजिए, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉनों में आवेश की मात्रा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम निकाली गई। क्योंकि वो जो मशीन बनाई थी, किसने बनाई थी? कूलाम ने। उस मशीन से ही तो सब कुछ क्लियर हुआ था। इसीलिए कूलाम के सम्मान में जब चार्ज की वैल्यू निकली, आवेश की वैल्यू निकली, तो जो मात्रक लिया गया, क्या लिया गया? कूलाम। तो निकाली गई। हो गया ये पॉइंट। नेक्स्ट वाला पॉइंट लिखो, नंबर 3। तीसरा पॉइंट लिखो, गिलबर्ट ने तर्कों के आधार पर प्रोटॉनों पर आवेश का मान और ये वाली वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम निकाला। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम निकाला। करते हैं उसका रिजल्ट। सवाल यह है कि इलेक्ट्रॉन के पास आवेश निकल के आया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम, और प्रोटॉन के पास जो आवेश निकल के आया वो निकल के आया 1.6 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 19 कूलाम। इसमें तो किसी को कोई शक नहीं था क्योंकि निकाला जा चुका था। तो सवाल ये किया गया जी, ये जो एटम होता है, एटम यानी कि आप जानते हो परमाणु, तो एटम में आवेश का मान 0 मिलता है। ये मतलब एक प्रयोग आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो कि जो एटम है उनके ऊपर आवेश कितना होता है? 0। तो लोगों ने इस चीज को समझने की कोशिश की कि भाई ऐसा है
एटम के अंदर तो प्रोटॉन भरे पड़े हैं, एटम के अंदर क्या भरे पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन भी भरे पड़े हैं, और इलेक्ट्रॉनों के पास आवेश है और प्रोटॉनों के पास में भी आवेश है। तो ये जो एटम है वो किससे मिलकर के बना है, इन्हीं से मिलकर के बना है। तो एटम के पास आवेश क्यों नहीं है भाई, बात को समझ रहे हो ना, कि जब इलेक्ट्रॉनों के पास आवेश है ये साबित हो चुका है, और प्रोटॉनों के पास में भी आवेश है ये साबित हो चुका है, तो एटम तो इसी से मिलकर के बना। जो न्यूट्रॉन थे उनके ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हो, न्यूट्रॉनों पर तो आवेश था ही नहीं ना, तो न्यूट्रॉन तो खैर खाली थे। तो सवाल यहां पर यह है कि इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है, प्रोटॉनों पर आवेश है, तो एटम तो इसी से मिलकर के बना है, तो एटम पर आवेश क्यों नहीं है। जब इस क्यों नहीं का आंसर ढूंढा गया तो गिलबर्ट ने कहा कि यार एक ही वजह हो सकती है कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है, प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉनों का जो कुल आवेश है, इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश ये निरस्त हो जाना चाहिए प्रोटॉनों के कुल आवेश से। भाई आप बोल रहे हो कि एटम में आवेश का मान 0 मिलता है, तो आपसे पूछा जा रहा है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के पास आवेश है, प्रोटॉनों के पास आवेश है, और एटम इन्हीं से मिलकर के बना है, तो फिर 0 कैसे हो सकता है। तो गिलबर्ट ने उस कैसे का जवाब दिया, इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश प्रोटॉनों के कुल आवेश से निरस्त हो जाने के कारण एटम में आवेश का मान 0 मिलता है। ये बात उन्होंने बताई, तर्क था ये जो तुमने लिखा ना, तर्कों के आधार पर। अब जब ये बात उन्होंने बताई कि और कोई वजह तो 0 होने की हो नहीं सकती ना। भाई आप देखो ना कि अगर आपके पास में एक नंबर 2 है और दूसरा नंबर भी 2 है, जैसे इलेक्ट्रॉन के पास भी इतना आवेश है, प्रोटॉन के पास में भी इतना आवेश है, और फिर इन्हीं से मिलकर के ये एटम बना है, तो 0 कब हो सकता है, ये तभी 0 हो सकता है जब एक आपका प्लस हो, दूसरा कैसा हो, माइनस हो। तो जैसे ही इन्होंने तर्क दिया गिलबर्ट ने, इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश प्रोटॉनों के कुल आवेश से निरस्त हो जाने के कारण एटम में आवेश का मान 0 मिलता है, तुरंत ये निष्कर्ष निकाला गया। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं गिलबर्ट कि प्रोटॉनों का चार्ज, इलेक्ट्रॉनों का चार्ज जो प्रकृति है उनकी वो कैसी है, विपरीत है। तो अब जैसे ही प्रकृति विपरीत है, ये बात फ्रैंकलिन को पता चली, तो फ्रैंकलिन ने कहा, क्या कहा आपने, बोले विपरीत प्रकृति। तो फ्रैंकलिन ने कहा, भैया जी फिजिक्स में विपरीत प्रकृति को लगा के लिखते हैं साइन से। जैसे अगर तुमने बोला ईस्ट, तो उसका उल्टा क्या है, वेस्ट। तो ईस्ट अगर प्लस है तो वेस्ट क्या है, माइनस। अगर आपने बोला अभिसारी, तो अभिसारी का उल्टा क्या है, अपसारी। तो अभिसारी वाली फोकल लेंथ, फोकस दूरी को प्लस में, और अपसारी वाली को माइनस में। तो फ्रैंकलिन ने कहा कि अगर आप ये लॉजिकल तरीके से तर्कों के आधार पर ये पता लगा चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश प्रोटॉनों के कुल आवेश से निरस्त हो जाएगा, तो 100% इलेक्ट्रॉनों का आवेश प्रोटॉनों के आवेश के में जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो कैसी विपरीत है, और विपरीत प्रकृति को साइन लगा के लिखा जाता है। तो फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रॉनों के आवेश पर वहां पर नेगेटिव लगा दिया, और प्रोटॉनों के आवेश पर क्या लगा दिया, प्लस। सब लोग इस बात को ध्यान से सुने, यानी ये तो साबित हो चुका था कि इलेक्ट्रॉनों का आवेश प्रोटॉनों का दुश्मन है। ये तो साबित हो चुका था प्रोटॉनों का आवेश इलेक्ट्रॉनों का दुश्मन है, जैसे ही पास पास आएंगे एक दूसरे को खत्म कर देंगे, ये तो पक्का हो गया था। लेकिन उस दिन फ्रैंकलिन के दिमाग में पता नहीं क्या रहा, उन्होंने कहा कि विपरीत प्रकृति को साइन लगा के लिखते हैं, चिन्ह लगा के लिखते हैं। उन्होंने नेगेटिव चिन्ह किसको दिया, माइनस, और प्लस किसको दिया, प्रोटॉन को। मतलब इसका कहने का ये है हमारा, अगर उस दिन फ्रैंकलिन इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव लिख देते तो आज हम यही पढ़ रहे होते। तो जो साइन दिया गया है, जो चिन्ह दिया गया है, वो फ्रैंकलिन ने दिया, और जब फ्रैंकलिन ने ये चिन्ह दिया तो वहां से निकल के आया
कि यार आवेश की जो खोज हुई है वो इलेक्ट्रॉनों में हुई है और प्रोटॉनों में हुई है, और एक पर जो आवेश है वो दूसरे से जस्ट कैसा उल्टा प्रकृति का है। तो यानी आवेश कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो हेडिंग डालिए आवेशों के प्रकार। तो इसमें लिखें फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश को ऋणात्मक फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश को ऋणात्मक तथा प्रोटॉन के आवेश को धनात्मक चिन्ह द्वारा निरूपित किया। फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रॉनों के आवेश को ऋणात्मक तथा प्रोटॉनों के आवेश को धनात्मक चिन्ह द्वारा निरूपित किया। फुल स्टॉप। इस प्रकार आवेश 2 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार आवेश 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऋणात्मक आवेश। नंबर 1 ऋणात्मक आवेश। नंबर 2 धनात्मक आवेश। नंबर 1 ऋणात्मक आवेश, नंबर 2 धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश। तो एक छोटी सी बात यहां पर और लिखी जाए, आवेश के मात्रक, साथ साथ आप लिख सकते हैं भाई। तो आवेश के जो मात्रक हैं वो एक तो हो गया एसआई मात्रक, दूसरा हो गया सीजीएस मात्रक, और तीसरा हो गया प्रयोगात्मक मात्रक। ऐसे मात्रक जिनको किसी सिस्टम में जगह नहीं मिली है वो प्रयोगात्मक मात्रक कहलाते हैं। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। और क्या होता है? एम्पियर सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। इसको तो ऐसे लिखा जा सकता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है भैया? स्टैटिक कूलाम। कूलाम के नाम के आगे स्टैटिक लगा दो, बन गया सीजीएस। और भी इसको लिखा जाता है ईएसयू, ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और सीजीएस मात्रक होता है फ्रैंकलिन, साइंटिस्ट का नाम। तो सीजीएस मात्रक आवेश के जो हैं वो ये हैं। ऐसे आवेश के मात्रक जिनको एसआई में जगह नहीं मिली है, सीजीएस में भी जगह नहीं मिली, एक एफपीएस भी तो होता है ना, फुट पाउंड सेकेंड, वहां पर भी जगह नहीं मिली है। तो ऐसे मात्रक जिनको एसआई, सीजीएस और एफपीएस में जगह नहीं मिलती वो बन जाते हैं प्रयोगात्मक, प्रैक्टिकल यूनिट्स। तो आवेश के प्रयोगात्मक मात्रक कौन कौन से हैं? फैराडे, और एक है एम्पियर इंटू आवर्स, और एक है आपका ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये आवेश के प्रयोगात्मक मात्रक है। और एक फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं, और एक कूलाम में 3 × 10⁹ ईएसयू होता है। ईएसयू सीजीएस है। और एक कूलाम में 1/10 ईएमयू होता है। तो ये कुछ कन्वर्जन भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए अपना।